हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम पॉलिटिकल थियरी की सीरीज़ करे थे जिसमें हमने डेमोक्रेसी, राइट, जस्टिस, लिबर्टी कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम करने वाले हैं इक्वालिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अब हम कॉन्टेंट्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, व्हाई इक्वलाइज, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, कंक्लूजन। See, among the billions of human beings in this world, innumerable inequalities abound. People are different and unequal in many respects. They belong to different races, religions, and so on. Their physical, genetic, and mental endowments are also dissimilar. People differ with regard to their dispositions and abilities and the ways in which they lead and are taught to lead their lives. The range of inequalities and disparities that humanity displays is indeed very wide, and this is an empirical fact. देखिए, इस दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों के बीच इनइक्वालिटी का होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से मायनों में लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे? हर किसी का रिलीजन अलग होता है, रेसेस अलग होते हैं, फिजिकली वो अलग होते हैं, मेंटली इंडोमेंट्स सबके अलग होते हैं। देखो, जब आप अपने आसपास देखते होंगे तब आप देख सकते हो कि हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर किसी का बात करने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, और सोसाइटी में रहने का भी तरीका अलग अलग होता है। तो हम नहीं कह सकते कि इक्वालिटी है। तो अब हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटीज होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है। सो अब हम बात करेंगे कि इक्वालिटी होनी कहाँ पे चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए सोशल स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। इन तीनों स्ट्रक्चर में हम ये उम्मीद करते हैं कि सबको इक्वालिटी मिले। ओके, सी, वी इन्वोक द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी व्हेन वी वांट टू बी काउंटेड एज एन इक्वल, to be treated and aspiring or claiming to be treated as an equal, to be equally entitled to social goods. But what does it mean to be treated as an equal? What sense do we make when we say that irrespective of our differences and certain inequalities, whether as Brahmins or Dalits, black or white, men or women, we as human possess equal worth? देखिए, ये माना जाता है कि सोशल गुड्स में सभी का इक्वल राइट होता है। तो हम क्या करते हैं? हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बट इक्वल ट्रीट किए जाने का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? कई बार ऐसे कहा जाता है कि हर किसी में कुछ मामलों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लाइक ब्राह्मण, दलित, मैन, वीमेन, ब्लैक, वाइट। लेकिन एज ह्यूमंस हर कोई इक्वल होता है और उसे पूरा राइट होता है कि उसे सोशल स्ट्रक्चर में इक्वल ट्रीट किया जाए। ओके, नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. The history of political philosophy is replete with many references to the ideal of equality. Starting from the ancient Greek civilization till the 20th century, notable for its many egalitarian experiments, the idea of equality has evoked some of the strongest human passions. The content of the concept has undergone momentous transformation across centuries, shaping and being shaped by the millions of people that have been inspired to fight various political battles, sometimes against an autocrat, at other times against unjust social conditions, and on other occasions against undemocratic regimes or policies. देखिए, पॉलिटिकल फिलॉसफी की हिस्ट्री में इक्वालिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ये देख लो, एंसाइंट ग्रीक सिविलाइजेशन से 20th सेंचुरी तक बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और हिस्ट्री में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए गए थे। इस तरीके से इसका इवोल्यूशन होता गया। ओके, अब हम देखेंगे हॉब्स और रूसो ने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखा था। सी, एरिस्टोटल डिफेंड्स नेचुरल इनइक्वालिटी एंड देन प्रपोजेस अ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी बिटवीन सम ह्यूमंस. Hobbes, who quarrels with Aristotle the most, defends a view of the natural equality between all humans in the state of nature. देखिए, हॉब्स एरिस्टोटल के थॉट के अगेंस्ट गए थे। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल नेचुरल इनइक्वालिटी के सपोर्ट में थे और कुछ ह्यूमंस के बीच पॉलिटिकल इक्वालिटी की वो बात करते थे, वो भी सिर्फ मैन के लिए। ओके, लेकिन हॉब्स उनके अगेंस्ट गए। क्यों? क्योंकि हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर में सभी ह्यूमंस के बीच नेचुरल इक्वालिटी पर मेन फोकस किया था। देखिए, हॉब्स का क्या मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर में सब इक्वल होते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो किसी को हरा नहीं सकता फिजिकली यानी मार पीट के, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। तो हॉब्स का मानना है कि अगर किसी पे दिमाग है तो वो किसी भी ताकतवर इंसान को भी हरा सकता है। तो ज़रूरत सिर्फ किस लिए होती है? अपने दिमाग को यूज़ करने की, प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ओके, now Rousseau on inequality. In his discourse on the origin and foundations of inequality, also called the second discourse, Rousseau speculates on human psychology and the history of social institutions. This is where he delves deep into the issue of human inequality, describing its various types that exist among human beings and determining which kind of inequality are natural and which ones are unnatural. Rousseau presents his analysis of society and the origins of inequality as a historical narrative.
The narrative is relatively simple but bears a powerful message. For Rousseau, man in his state of nature is essentially an animal like any other, driven by two key motivating principles, pity and self-preservation. देखिए, रूसो जब स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करते हैं तो उनका क्या मानना है कि हर एक पर्सन एनिमल की तरह होता है. ओके, वो बेसिकली टू प्रिंसिपल की यहाँ बात करते हैं, पिटी और सेल्फ प्रेजर्वेशन. रूसो का क्या मानना है कि जब तक रैशनल थिंकिंग नहीं थी तब तक हर कोई अच्छे से रहता था. अच्छे से इन द सेंस हर कोई जंगलों में रहता था, जानवरों के जैसे लाइफ जीते थे वो, उन्हें कोई लालच नहीं था, पैदा होते थे, खाते थे, पीते थे, वहीं खाते थे और वहीं मर जाते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकती है. अब धीरे धीरे क्या हुआ, सिविलाइजेशन होता चला गया, लोगों की लाइफ में चेंजेस आने लगे, लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, ग्रीड बढ़ने लग गया. अब उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, अब उन्हें इतना उनका ग्रीड बढ़ गया है कि उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, उनके अपनी लाइफ की सारी ज़रूरतें पूरी करनी है. पहले जिस तरह की लाइफ जीते थे उससे वो बहुत ही अलग एक्सपेक्ट करने लगे थे, जिससे क्या हुआ, इनइक्वालिटीज़ होने लग गई थी. तो रूसो का क्या मानना है कि जिस तरीके से लोग पहले रहते थे ये सब किस लिए हुआ है, उनके लालच की वजह से. ओके, और सिविलाइजेशन इसका सबसे बड़ा रीज़न है. जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ने लगा, लोगों की ग्रीड बढ़ने लगी और लोगों में इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ने लगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई इक्वलाइज. See, reduction of inequalities may be considered as the primary objective of equality. But why reduce inequalities? The objective of inequality reduction can be inspired, for example, by a commitment to the ideal of uniformity. See, equality achieves certain ends and by doing so, augments its moral appeal and its separate standing as an autonomous value. Second, equality is desirable because some measure of equality is necessary for self-respect. सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है. पीपल में बिलोंग टू डिफरेंट पोजिशन इन सोसाइटी बट दैट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे परसीव ईच अदर. व्हेन अ पर्सन फील्स दैट इन स्पाइट ऑफ द स्टेटस डिफरेंसेस दैट शी शेयर्स विद अदर्स शी इज एज गुड एज नन, her self-respect is in danger. Equality enjoins a duty to show respect to others. Equality is necessary to foster fraternity. Conditions of equality induce some measure of solidarity among the inhabitants of a society by way of removing systematic barriers to social intercourse. Now let's move on the next topic, which is equality of what? Okay, equality of welfare, यानी कल्याण की समानता. देखिए, जब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर की तो ये लोग क्या मानते हैं, बेसिकली इनके सपोर्टर्स का क्या मानना है कि भले ही रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी हो, लेकिन जो भी जिसे भी मिले हमें ये देखना चाहिए कि वो उसमें खुश है या नहीं. मतलब कि जिसे कितना भी मिले, मान लीजिए किसी को बहुत कम मिला है तो हमें क्या देखना है कि वो उन चीज़ों से खुश है या नहीं. तो बेसिकली ये देखा जाना चाहिए कि जिसे जितना मिल रहा है उसमें वो खुश है या नहीं. ओके, नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज. देखिए, इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए. तो इसमें हर किसी को ये राइट होना चाहिए कि उसे ये डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है. मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे ऐसे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो उन रिसोर्सेज का उसके लिए कोई मायने नहीं रह जाएंगे. तो इसमें हर किसी को राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि उसे चाहिए क्या. ओके, और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी. देखिए, इसको समझने के लिए हम अमर्त्य सेन जी के थॉट्स को समझेंगे. उन्होंने क्या अपने थॉट्स रखे हैं, उनका क्या मानना है कि सिर्फ लोगों के रिसोर्सेज और इनकम पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि लोगों के कैपेबिलिटी को बराबर करने पर भी ध्यान देना चाहिए. सेन का क्या मानना है कि हमें उन रियल चीज़ें यानी रियल आज़ादियों पर ध्यान देना चाहिए जिनका लोग यूज़ करते हैं. ओके, लाइक कोई कितना पढ़ने में तेज है या हेल्दी होना, सेल्फ रिस्पेक्ट, या आप पॉलिटिकल फील्ड में देख लो, और कोई किसी काम में कितना ज़्यादा अच्छा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. कोई पर्सन किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, वो क्या करने में ज़्यादा कैपेबल है, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ये लोगों की वैल्यू को बढ़ाता है. ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन. देखिए, इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या समझा कि इक्वालिटी किस तरीके से ज़रूरी है और किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, और इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है.
सो गाइज़, ये था हमारा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।